हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंसेप्ट हंट। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड ये मॉड्यूल है जिसमें हम फर्स्ट पार्ट में देखेंगे एनर्जी स्टोरेज एंड एनर्जी ट्रांसफ़र, दैट इज हीट एंड वर्क। तो सबसे पहले देखते हैं एनर्जी क्या होती है। तो एनर्जी को वैसे प्रिसाइज डिफाइन करना तो मुश्किल है, लेकिन एनर्जी को हम ऐसे बोल सकते हैं कि इट इज़ एबिलिटी टू कॉज चेंज। और एनर्जी के बारे में हम सभी लोग परिचित हैं। आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को जैसा कि आप जानते हैं कि ये एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल पर बेस्ड है, तो इसमें एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट है। तो इसलिए एनर्जी को हमें थर्मोडायनेमिक व्यू पॉइंट से भी देखना पड़ेगा। तो यदि हम एनर्जी को थर्मोडायनेमिक व्यू पॉइंट से देखें तो एनर्जी को दो ग्रुप में हम कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला ग्रुप है एनर्जी स्टोरेज और दूसरा है एनर्जी ट्रांजिट और एनर्जी ट्रांसफ़र। ठीक है, अब हम सपोज करें कि जैसे हमारा एक सिस्टम है, ठीक है, और इस सिस्टम की कुछ वेलोसिटी है विद रेफरेंस टू सम ग्राउंड एंड इट हैज सम पोटेंशियल एनर्जी विद रेफरेंस टू ग्राउंड। तो हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है वो बन जाती है mgh, और जो काइनेटिक एनर्जी हो गई वो हो गई हाफ mv²। तो एनर्जी स्टोरेज, जो एनर्जी स्टोर है, और जो एनर्जी ट्रांसफ़र में है, यानी कि कुछ सिस्टम है उसमें कुछ एनर्जी आ जा रही है, ठीक है, तो इसकी जो टोटल एनर्जी है वो स्टोरेज है और ये है एनर्जी ट्रांसफ़र। ठीक, हम जब फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे तब हम उसमें देखेंगे कि जो एनर्जी स्टोरेज होता है वो पॉइंट फंक्शन होता है, और जो भी पॉइंट फंक्शन होते हैं वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है, और पॉइंट फंक्शन जो है वो प्रॉपर्टी भी होता है। जबकि जो एनर्जी ट्रांसफ़र है, एनर्जी इन ट्रांजिट, वो पाथ फंक्शन होगी, वो पाथ पर डिपेंड करेगी, और ये इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है। अब एग्जैक्ट और इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है पॉइंट फंक्शन का मतलब क्या है कि सपोज करें कोई दो प्रॉपर्टी हैं एक्स और वाई, ठीक है, कोई सिस्टम की स्टेट 1 और 2, इस तरीके से कोई एक प्रोसेस होती है। तो यदि हम इसका साइक्लिक इंटीग्रल करें, कोई एक और प्रोसेस होती है जिससे वापस एक स्टेट 1 पे आ जाता है, तो यदि dx साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dx इट ऑलवेज 0 एंड dy इज 0, तो जो भी प्रॉपर्टी होगी उसका साइक्लिक इंटीग्रल 0 हो जाता है, वो पॉइंट फंक्शन होता है। यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो डिपेंड करेगी केवल और केवल स्टेट पर। ठीक है, ये हम सब देख चुके हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक में। ठीक है, तो दो प्रकार की एनर्जी दिखेगी हमें पिक्चर में आएगी। पहली होगी हमारी एनर्जी स्टोरेज और दूसरी होगी एनर्जी जो ट्रांसफ़र हो रही है, जो डायनेमिक्स में इन्वॉल्व है। ये डायनेमिक्स में रहेगी और ये स्टैटिक। ठीक है, कोई एनर्जी आई डायनेमिक फॉर्म में, और जब वो एनर्जी स्टोर हो जाती है तो टोटल वो सिस्टम की एनर्जी बन जाती है। ठीक है, तो जो एनर्जी स्टोरेज है वो किस प्रकार से होता है, तो सिस्टम में वो दो फॉर्म में हो सकता है। जैसा कि हमने अभी देखा कि सिस्टम था, उसमें मॉलिक्यूल भी थे और टोटल सिस्टम के पास कुछ वेलोसिटी थी या कुछ जो भी था, तो वो था। तो ये मैक्रोस्कोपिक फॉर्म और माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म जो रिलेटेड होता है मॉलिक्यूल से, मैक्रोस्कोपिक एज अ होल। जो एनर्जी ट्रांजिट में होती है या एनर्जी ट्रांसफ़र जिसे हम बोलते हैं, क्लोज सिस्टम के लिए वो हीट और वर्क होता है, और ओपन सिस्टम के लिए हीट, वर्क और मास होता है। ये भी हमने बेसिक कंसेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अपने मॉड्यूल में ये देख चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, लिंक ऊपर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब हम चलते हैं एनर्जी स्टोरेज की ओर। तो जो एनर्जी स्टोरेज है, जैसा कि हमने बात करी कि मैक्रोस्कोपिक फॉर्म और माइक्रोस्कोपिक फॉर्म। ठीक है, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी सब हम लोग जानते हैं। जस्ट उसको रिवाइज कर रहे हैं। एज अ होल मैक्रोस्कोपिक जो फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है एज अ होल विद रिस्पेक्ट टू सम आउटसाइड रेफरेंस फ्रेम। तो हमने आउटसाइड रेफरेंस फ्रेम हमारा क्या हो गया, ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड के रिलेटिव इसकी वेलोसिटी v है। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी हमेशा रिलेटिव होती है। यदि हम इसकी हाइट बोलें तो हाइट कहाँ से है, ग्राउंड से। पोटेंशियल एनर्जी अर्थ की ग्रेविटी की वजह से होती है। तो इस प्रकार से जो मैक्रो फॉर्म में जो एनर्जी स्टोर होती है वो किसी ना किसी आउटसाइड रेफरेंस फ्रेम
के हिसाब से उस सिस्टम की टोटल जो एज अ होल हम देखते हैं वो दिखती है। ठीक है, तो यदि हम इस सिस्टम को देखें तो सारे के सारे मॉलिक्यूल का मोशन जो मैक्रो इफेक्ट दिखेगा वो हमें दिखेगा इस, हो सकता है मोशन इनका ऐसा भी हो, ठीक है, लेकिन हम टोटल सिस्टम को देखें तो टोटल सिस्टम v वेलोसिटी से हमारा आगे जा रहा है। यदि हम बात करें माइक्रोस्कोपिक फॉर्म की तो रिलेटेड टू मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड डिग्री ऑफ मॉलिक्यूलर एक्टिविटी। तो अभी तक हमने जो मैकेनिक्स में हमने जितना भी एनर्जी का देखा उसमें हम ये देखते थे मैक्रोस्कोपिक फॉर्म के बारे में, बट थर्मोडायनेमिक्स में हमें मैक्रोस्कोपिक फॉर्म के बारे में बात करनी पड़ती है और इसको ही हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। इसको एक बार और डिटेल में देखेंगे माइक्रोस्कोपिक फॉर्म को, पहले देखते हैं मैक्रोस्कोपिक फॉर्म के बारे में। ठीक है, तो जो रिलेटेड टू मोशन जिसकी हमने अभी बात करी कि कोई यदि मोशन हो रही है सिस्टम की तो उससे रिलेटेड है, एंड इन्फ्लुएंस ऑफ सम एक्सटर्नल इफेक्ट, जैसे यहाँ पे ग्रेविटी थी, अर्थ की ग्रेविटी इसको, ठीक है, पुल कर रही है, उसमें ग्रेविटी हो सकता है, मैग्नेटिज्म भी हो सकता है, कोई चार्ज पार्टिकल है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उसकी कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, दो चार्ज पार्टिकल हैं, यदि ये कुछ डिस्टेंस पे तो उनके पास पोटेंशियल एनर्जी है, तो इलेक्ट्रिसिटी एंड सरफेस टेंशन। लेकिन बहुत सारे ऐसे केस होते हैं जहाँ पे मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी एंड सरफेस टेंशन के इफेक्ट जो हैं उनको हम इग्नोर कर देते हैं। तो हमारे पास जो है थर्मोडायनेमिक में जो मेजरली हमारा इन्वॉल्वमेंट होता है वो होता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के को लेकर। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इसको के काइनेटिक एनर्जी ग्रेविटी की वजह से होती है, पोटेंशियल एनर्जी उसको बोलते हैं, सॉरी, ये हाफ mv² और पोटेंशियल एनर्जी हाफ mgh। लेकिन एक बात यहाँ देखने वाली है कि हम इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू हमें पता नहीं है क्योंकि ये ना किसी फ्रेम के रिलेटिव हैं। ठीक है, तो हम पहले फ्रेम चूज करते हैं, रेफरेंस फ्रेम, उसके हिसाब से इनको निकालते हैं। तो अब हम देखते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म के बारे में। तो हमने जान लिया कि इंटरनल एनर्जी होती है, इसी को इंटरनल एनर्जी बोलते हैं जो माइक्रोस्कोप फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है। और ये एनर्जी स्टोर जो है वो डिफरेंट तरीके से हो सकती है। यदि वो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के रूप में हो जाए तो वो थर्मल एनर्जी कहलाती है। ठीक है, तो अब हम देखें कि यदि हमारा सिस्टम है, इसमें मॉलिक्यूल जो हो सकते हैं वो रैंडम मोशन कर सकते हैं। ठीक है, तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, जो मॉलिक्यूल लेवल पे काइनेटिक एनर्जी है और टोटल उसका जो मैक्रो इफेक्ट आएगा एज अ पूरे सिस्टम का, तो वो बन जाएगा हमारा थर्मल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो अभी यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, ये मॉलिक्यूल जो है वो ट्रांसलेशन कर सकता है, रोटेशन कर सकता है, वाइब्रेशन हो सकता है इसमें, और इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है मॉलिक्यूल की। यदि हम सॉलिड से लिक्विड फेज चेंज हो रहा है तो उस तरीके से वो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर लेते हैं। तो जो के काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स वो कहलाती है थर्मल एनर्जी। और केमिकल एनर्जी भी होती है, उसको जब एटॉमिक बॉन्ड में जो एनर्जी स्टोर हो तो उसको बोलते हैं केमिकल एनर्जी। जब भी आप कंबसन करते हैं, कोई केमिकल प्रोसेस करते हैं, उसमें एनर्जी कुछ निकलती है, एनर्जी कुछ जाती है, ठीक है, तो वो सारी की सारी केमिकल एनर्जी के फॉर्म में होती है, वो भी इंटरनल एनर्जी का पार्ट है। और एक न्यूक्लियर एनर्जी होती है, जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर बॉन्ड के फॉर्म में कोई एनर्जी स्टोर होती है तो वो न्यूक्लियर एनर्जी होती है। ये भी इंटरनल एनर्जी का पार्ट होता है। ठीक है, तो जो न्यूक्लियस में हम बॉन्ड देखते हैं जैसे न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो बंधे हुए रहते हैं उसकी वजह से न्यूक्लियर एनर्जी होती है। तो ये तीनों जो हैं वो मिला के इंटरनल एनर्जी बनती है। ठीक है, ये बात हमें बिल्कुल ध्यान से समझ लेनी है कि इंटरनल एनर्जी सेंसेबल एंड लेटेंट एनर्जी होती है। सेंसेबल एनर्जी के ऑफ मॉलिक्यूल के, और ये हो जाती है लेटेंट क्योंकि ये दिखाई नहीं देती है लेकिन ये स्टोर होती है। डज नॉट डिपेंड ऑन आउटसाइड रेफरेंस फ्रेम। सबसे काम की बात जो है वो है कि इनकी हमें एब्सोल्यूट वैल्यू का कोई पता नहीं होता। एनर्जी की हमें एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं पता होती है थर्मोडायनेमिक्स में, लेकिन हमें इनमें चेंज जो है वो इनकी वैल्यू में चेंज है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि जो भी प्रोसेस होती है उसमें कुछ ना कुछ चेंज होता है। ठीक है, एनर्जी स्टोरेज की हम बात कर रहे हैं, तो यदि हम काइनेटिक एनर्जी में चेंज देखना चाह रहे हैं तो हम बोलेंगे हाफ mv
टू स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। सपोज V1 से V2 हो गई। यदि हम पोटेंशियल एनर्जी में देखें तो mgH2 माइनस H1, तो ये हमारे पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगी। ऐसे ही हम इंटरनल एनर्जी में भी चेंज निकालते हैं, क्योंकि इंटरनल एनर्जी हम नहीं बता सकते हैं कि सिस्टम की कितनी है, लेकिन हम चेंज पे ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कि हमारी किसी प्रोसेस में कितनी चेंज हुई, या किसी साइकिल में क्या एनर्जी का क्या प्रोसेस ड्यूरिंग वेरियस प्रोसेस क्या क्या इन्वॉल्वमेंट रहा है। ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि किसी रेफरेंस फ्रेम पे हम जीरो वैल्यू साइन कर देंगे। जैसे हम इंटरनल एनर्जी हमने बोल दिया कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे सपोज किसी भी हमें सिस्टम की हमने इंटरनल एनर्जी 0 साइन कर दी। ठीक है, तो अब हम बाकी जो इसके आगे की इंटरनल एनर्जी वो हम निकाल सकते हैं। अब एक चीज़ देखते हैं, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म और माइक्रोस्कोपिक फॉर्म के बीच में एक जो डिफरेंस है वो आपको एक इमेज के द्वारा समझाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए वाटर है और उसके अंदर एक व्हील लगा हुआ है। तो आप देख सकते हो कि यदि वाटर रुका हुआ है, स्टैटिक स्टेट में है, तो इसमें मॉलिक्यूल का मोशन हो रहा है, रैंडम मोशन हो रहा है, लेकिन ये व्हील को टर्न नहीं कराएगा। ओवरऑल आप देखोगे तो व्हील जैसे का तैसा रहेगा। लेकिन जब ये डैम के बाद जब ये पानी एक ऑर्गेनाइज्ड मोशन में जाता है तो ये व्हील को टर्न कराता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो मैक्रोस्कोपिक एनर्जी जो फॉर्म होता है वो इस व्हील को टर्न कराता है, इस व्हील को टर्न। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक जो है एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल डज नॉट टर्न द व्हील। अब एक हम जो हमने अभी एनर्जी स्टोरेज के बारे में देखा है, देखते हैं हमने क्या सीखा है, उसको अप्लाई करते हैं। कैंडल है जिसको कि हम बर्न कर रहे हैं इनसाइड इंसुलेटेड रूम। कैंडल, बर्निंग ऑफ कैंडल इनसाइड इंसुलेटेड रूम। ये रूम हो गया, इंसुलेटेड है, इसका मतलब है कोई भी हीट ट्रांसफ़र इससे नहीं हो सकता और वर्क ट्रांसफ़र भी नहीं हो सकता, यानी कि कोई भी एनर्जी का ट्रांसफ़र बाहर नहीं हो सकता है। अब इस कैंडल को हम बंद कर रहे हैं, तो इस टोटल रूम की इंटरनल एनर्जी का क्या होगा? रूम की इंटरनल एनर्जी में चेंज बताइए क्या होगा। तो कुछ लोगों का जवाब होगा कि इंटरनल एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये कैंडल से कुछ हीट निकलेगी और वो हीट रूम की एयर में स्टोर हो जाएगी, इसलिए इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। कुछ लोगों का जवाब आएगा इंटरनल एनर्जी रूम की, टोटल रूम की कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कैंडल की जो केमिकल एनर्जी है, कैंडल बर्न होते होते कैंडल कम बचेगी, जो बैक्स है वो कम हो जाएगा और इसकी जो केमिकल एनर्जी है वो कम हो जाएगी। तो इस वजह से इसकी इंटरनल एनर्जी रूम की कम हो जाएगी। चलिए एक बार देखते हैं, यदि रूम को हम देखें, रूम हमारा यदि सिस्टम है तो ये हमारी बाउंड्री होगी। ठीक है, तो रूम में कैंडल है प्लस एयर। ठीक है, तो कैंडल में कैंडल की केमिकल एनर्जी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है ड्यू टू बर्निंग। ठीक है, और वो थर्मल एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है एयर को। तो हम देखें जितनी केमिकल एनर्जी बर्न हो रही है वो सारी की सारी थर्मल एनर्जी एयर में स्टोर हो रही है। तो टोटल कैंडल और एयर की इंटरनल एनर्जी सेम रहेगी। ठीक है, जो चेंज जीरो है, तो इसका आंसर है यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज जीरो। ठीक है, अब हम देखते हैं एनर्जी ट्रांसफ़र और एनर्जी इन ट्रांजिट। तो एनर्जी जो ट्रांसफ़र है वो दो प्रकार से हो सकता है, हीट और वर्क के फॉर्म में। फॉर क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम के केस में क्या होगा? ओपन के केस में हीट, वर्क एंड मास ट्रांसफर। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हीट। तो हीट जब ट्रांसफ़र होता है तो हीट को क्या बोलते हैं? एनर्जी इन ट्रांजिट ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। यदि दो या दो से ज़्यादा बॉडी हैं और उनके बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस है, तो उनके बीच में जो भी जब भी एनर्जी यदि फ्लो हो रही होगी और टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से फ्लो हो रही होगी तो उसको हम हमेशा हीट बोलेंगे। ठीक है, इस तरीके से हीट जा रही है इस सिस्टम से बाहर और इस सिस्टम में हीट आ रही है। और वर्क हमारा होगा हमेशा एनर्जी इन ट्रांजिट अदर देन हीट,
यानी कि हीट के अलावा कोई भी और एनर्जी का ट्रांसफ़र यदि हो रहा है, क्लोज सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, तो वो हमेशा वर्क कहलाएगा। यानी कि कोई भी सिस्टम है हमारा, उसमें हमारा कुछ एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है, और यदि ये एनर्जी हीट नहीं है तो ये क्या होगी, हमेशा ये वर्क ट्रांसफ़र के द्वारा ही होगा, या वर्क एनर्जी जो ट्रांजिट का जो फॉर्म है वर्क वही होगा। ठीक है, तो अब हम वर्क को और डिटेल में देखते हैं। तो अभी तक हम मैकेनिक्स में वर्क पढ़ते आए कि कोई यदि किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स F लग रहा है और उससे डेल्टा एस डिस्टेंस चला गया, तो जो वर्क होता है वो होता है, ठीक है, इस तरीके से हम वर्क निकालते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से। वो हमारी मैकेनिक्स के हिसाब से जो हमारी धारणा थी वो सही थी। बट यदि हम देखें थर्मोडायनेमिक्स में, तो हमने देखा कि यहाँ माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ एनर्जी भी इन्वॉल्व हो रही है, यानी कि सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है उसमें भी कुछ चेंज हो सकते हैं। जबकि हमने मैकेनिक्स में माना था कि हमारा जो सिस्टम है उसकी केवल मैक्रोस्कोपिक फॉर्म में एनर्जी में चेंज हो रहा है, यानी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है, तो इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, हमने कभी वहाँ ये नहीं देखा था कि सिस्टम की प्रॉपर्टी में भी कुछ चेंज आएगा, प्रेशर कुछ चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर चेंज होगा। ठीक है, तो इसलिए हमें थर्मोडायनेमिक व्यू पॉइंट से वर्क को समझना बहुत ज़रूरी है। अब हम देखते हैं थर्मोडायनेमिक डेफिनेशन ऑफ वर्क। वर्क इज डन बाय अ सिस्टम ऑन इट्स सराउंडिंग इफ द सोल इफेक्ट ऑन एवरीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम कुड हैव बीन द रेजिंग ऑफ वेट। ठीक है, मतलब कि यदि किसी सिस्टम में कोई वर्क, सिस्टम ने वर्क ट्रांसफ़र किया है, तो उसको हम, यदि उसने कोई वेट उठाया होगा, इस तरीके से पुली लगी हुई है और ये यदि वेट उठा ले, वेट को रेज करे, तो ये वर्क कहलाता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये वेट उठ ही रहा हो एक्चुअली में हमें कोई भी इक्विवेलेंट सिस्टम इसके बना लें और उसमें ऐसा देखें कि वेट हमारा लिफ्ट हो सकता है उस इक्विवेलेंट सिस्टम के द्वारा, तो हम उसको बोलेंगे वर्क। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, बैटरी है और ये मोटर है, ठीक है, और ये पेडल व्हील लगा हुआ है सिस्टम के अंदर, और सिस्टम हमने ये सिलेक्ट किया हुआ है। तो बैटरी क्या करेगी, मोटर को इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगी, मोटर रोटेट करेगा मोटर की शाफ्ट, और वो पेडल व्हील को टर्न कराएगी। यदि हम यहाँ पे ये देखें कि ये शाफ्ट होती, इसमें पुली लगी होती और इसमें वेट लगा होता, तो यदि मोटर रोटेट करती तो ये वेट को उठा सकती थी। ठीक है, तो अच्छा, दूसरा चीज़ ये है कि सिस्टम भी सराउंडिंग में वर्क दे सकता है या सराउंडिंग सिस्टम पे वर्क कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वेट उठे ही। ठीक है, इसके बाद हम डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक वर्क की बात करते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक वर्क जो मेजरली इन्वॉल्व होते हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है डिस्प्लेसमेंट और पीडीवी वर्क, इसे हम मूविंग बाउंड्री वर्क कहते हैं और एक क्लोज सिस्टम के लिए ही एप्लीकेबल होता है। पेडल व्हील वर्क और स्टरर वर्क फॉर क्लोज सिस्टम। फ्लो वर्क फॉर ओपन सिस्टम और कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम। ये फ्लो वर्क स्पेसिफिकली ओपन सिस्टम के लिए, सॉफ्ट वर्क भी ओपन सिस्टम के लिए, और एक है इलेक्ट्रिक वर्क। अब हम इन सभी को एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट और पीडीवी वर्क, जिसको हम मूविंग बाउंड्री वर्क भी बोलते हैं। तो हमने जैसा बेसिक कंसेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में देखा था कि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस को कैसे रियलाइज करते हैं। तो सपोज करो एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, उसमें कुछ वेट रखे हुए हैं, स्मॉल स्मॉल वेट। यदि हम इन वेट को एक एक करके उठाते जाएं तो हमारी जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। इस तरीके से हमारी ये प्रोसेस क्वासी स्टैटिक प्रोसेस बन जाएगी। तो हमें इसमें क्या देख रहे हैं कि जो बाउंड्री है वो डिस्प्लेस हो रही है, बाउंड्री मूव कर रही है। ठीक है, तो यदि हम कोई सिस्टम सपोज करें और इसमें प्रेशर P है सिस्टम का और एक्सटर्नल प्रेशर कुछ है, तो हम प्रॉपर्टी तभी मेजर कर सकते हैं जब कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होगा। सपोज ये इक्विलिब्रियम पे है, तब P = P, टोटल फोर्स देखें तो फोर्स कितना आ जाएगा, P × एरिया। यदि थोड़ा सा इंक्रीमेंटल चेंज हुआ प्रेशर ऑफ, जो प्रेशर है सिस्टम का उसमें, तो कुछ बाउंड्री
में डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, यदि ये डिस्प्लेसमेंट हमारा कुछ सपोज करो dx हो गया, या टोटल चेंज इन वॉल्यूम जो है डेल्टा v हो गया, तो हमारा हो जाएगा पी ए dx जो वर्क हो जाएगा। ठीक है, पी डी वी एक जनरलाइज केस हो गया। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं इस तरीके से हमारी 1 और 2 ये स्टेट है हमारे पास 1 और 2। तो हमेशा याद रखना है इसमें जब जो पिस्टन के पास में फोर्स है उसको लेना है, यानी कि जो प्रेशर होगा यहाँ पे मूविंग बाउंड्री के उसके जस्ट बगल में, उस प्रेशर में एरिया का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फोर्स आ जाएगा जो एक्सटर्नल फोर्स से बैलेंस कर रहा होगा, एक्सटर्नल प्रेशर से। इस तरीके से एक्सटर्नल प्रेशर हो गया। ठीक है, अब हमने डी, ठीक है, और ये पिस्टन जो है वो dx डिस्टेंस डिस्प्लेस हो गया। तो यहाँ पे फोर्स क्या आएगा, F इज टू पी इंटू एरिया ऑफ पिस्टन। वर्क क्या हो जाएगा, डेल डब्ल्यू। हमेशा याद रखना है इसको डेल डब्ल्यू लिखना है क्योंकि ये पाथ पे डिपेंड करता है, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है, एग्जैक्ट नहीं है तो इसलिए डेल लगेगा। तो हो जाएगा पी ए इंटू डी एक्स और ये हो जाएगा पी इंटू डी बी। ये हो गया प्रेशर, ये है वॉल्यूम, इसकी करस्पॉन्डिंग पी है। तो ये जो एरिया आ गया स्ट्रिप का वो आ जाएगा पी डी बी, यही हो जाएगा हमारा। और यदि हमें वर्क निकालना है पूरी प्रोसेस में 1 से 2 तो 1 to 2 पी डी बी। ठीक है, यदि हमें पर यूनिट मास में लिखना है 1 to 2 पी डी स्मॉल बी बी डिवाइड बाय एम। अब लेकिन इसमें क्या चीज़ हमें ध्यान रखनी है, सबसे पहली बात एक क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के लिए है, क्योंकि यदि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस नहीं होगी तो हमें इक्विलिब्रियम बीच में कोई पॉइंट नहीं होंगे और हमें इसका पाथ पता नहीं चलेगा, तो हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि कर्व जो हमारा है कंटिन्यूस नहीं होगा कर्व। ठीक है, तो इसलिए क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है एक क्लोज सिस्टम के लिए, ठीक है, और ये पाथ फंक्शन है। ठीक है, पाथ पे भी डिपेंड कर रहा है, हम देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यदि 1 से 2 तक कोई प्रोसेस हो रही है और ये पाथ हमारा है इस तरीके से, तो हमारा जो वर्क हो जाएगा वो हो जाएगा पी डी वी और उसका इंटीग्रल 1 to 2। ठीक है, तो एरिया अंडर कर्व, प्रेशर वॉल्यूम कर्व, तो इसके अंदर जो एरिया आएगा वो हमारा हो जाएगा वर्क। लेकिन ये क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के लिए, यदि हमें प्रोसेस का पाथ नहीं पता है तो हम इसको नहीं निकाल पाएंगे। और प्रोसेस जो है बहुत ही स्लो होनी चाहिए, उससे क्या है कि P इंटू डी वी, ये जो प्रेशर है, प्रेशर तभी आएगा जब इक्विलिब्रियम स्टेट होगी। अब यदि पाथ कोई दूसरा पाथ होता तो अलग वर्क आता। ठीक है, इस तरीके से हम देख सकते हैं डिफरेंट पाथ से डिफरेंट वर्क की वैल्यू आती है, तो इसलिए पाथ फंक्शन हो गया। ठीक है, पाथ फंक्शन होने की वजह से क्या होगा कि यदि कोई साइकिल प्रोसेस हुई 1 से 2 पे गए और 2 से 1 पे आए तो हमें कुछ वर्क डब्ल्यू नेट मिल जाता है। यदि ये पाथ फंक्शन नहीं होता तो हमें वर्क मिलता ही नहीं साइक्लिक प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो साइकिल में वर्क मिलता है क्योंकि वो पाथ फंक्शन है, यदि पाथ फंक्शन नहीं होता तो वर्क नहीं मिलता। अब इसमें एक चीज़ देखते हैं कि जो W1 A to 2 1 से 2 स्टेट पे गया और बाय पाथ A, दैट इज नॉट इक्वल्स टू 1
2B और 2 और 1A 2 को, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते W2 माइनस W1, ठीक है, क्योंकि यदि हम ऐसे लिख पाते तो ये क्या बन जाती, पॉइंट फंक्शन और प्रॉपर्टी बन जाती। तो ये तो पाथ फंक्शन है, पाथ पे डिपेंड करेगा, एंड स्टेट पे भी, इनिशियल स्टेट, एंड स्टेट और पाथ। अब हम देखते हैं अनदर टाइप ऑफ वर्क, दैट इज पेडल व्हील वर्क और स्टरर वर्क। तो इसमें क्या है, कोई सिस्टम है, सिस्टम में कोई पेडल व्हील लगा हुआ है या स्टरर है और वो रोटेट हो रहा है, तो वो कुछ वर्क ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है, इस तरीके से रोटेट होगा। और पेडल व्हील में मोस्टली जो वर्क ट्रांसफ़र होता है वो सारा का सारा मॉलिक्यूल के बीच में फ्रिक्शन की वजह से सारा हीट में कन्वर्ट हो जाता है अंदर, ठीक है। तो एक बड़ा सिंपल वर्क है, उसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, जो वर्क आएगा वो हो गया रोटेशन की वजह से। अब एक इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ वर्क है, वो है फ्लो वर्क। ये कंट्रोल वॉल्यूम या ओपन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल होता है। यदि हम कोई कंट्रोल वॉल्यूम देखें इस तरीके से, तो उसमें हम क्या देखते हैं कि कुछ मास इनपुट होता है और कुछ मास आउट होता है, ठीक है। वर्क का भी ट्रांसफर हो सकता है और हीट का भी ट्रांसफर हो सकता है। तो इस कंट्रोल वॉल्यूम में कुछ इस इनलेट पॉइंट पे कुछ प्रेशर मेंटेन होगा, ठीक है। तो यदि हमें फ्लूइड की स्टीम को अंदर करना है, यहाँ पे अंदर करना है और ये बाहर निकल रहा है प्रेशर पे, तो हमें इस फ्लूइड को पुश करने के लिए कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो वो क्या करेगा, वो कौन करेगा, इसका जो अपस्ट्रीम फ्लूइड है वो करेगा, ठीक है। तो अपस्ट्रीम जो फ्लूइड है उसको हम एक पिस्टन की तरह एज्यूम कर सकते हैं कि वो इस फ्लूइड को पुश कर रहा है इस कंट्रोल वॉल्यूम में। तो इस तरीके से ये जो फ्लूइड है उसको ये अपस्ट्रीम फ्लूइड जो है वो पुश कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से, और सेम ऐसे ही जो फ्लूइड है उसको बाहर निकालने के लिए भी जो डाउन स्ट्रीम फ्लूइड है वो आगे ले जा रहा है इसको, या कंट्रोल वॉल्यूम इसको पुश कर रहा है। तो इस तरीके से ये फ्लो वर्क हो जाता है जब हम किसी फ्लूइड को किसी कंट्रोल वॉल्यूम में फ्लो कराते हैं किसी प्रेशर पे, ठीक है। तो अब सपोज करो हम इसको देखते हैं, ये हमारा फ्लूइड हो गया dx, इसकी लेंथ हो गई, एरिया इसका a है, ठीक है। तो जो फोर्स आएगा, जो अपस्ट्रीम फ्लूइड को फोर्स लगाना पड़ेगा, दैट इज प्रेशर इनटू एरिया। और ये फोर्स कितनी डिस्टेंस तक काम कर रहा है, dx, तो ये हो गया फोर्स इनटू डिस्टेंस, ये हमारा हो गया वर्क, दैट इज पी ए इंटू डी एक्स। यदि हम वर्क में मास से डिवाइड कर दें, एफ इंटू डी एक्स डिवाइड बाय मास, पी ए डी एक्स डिवाइड बाय मास, तो मास क्या होगा इसका, मास क्या आएगा, मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम का है ए इंटू डी एक्स, एरिया इंटू लेंथ, पी ए डी एक्स डिवाइड बाय रो ए डी एक्स, पी बाई रो। थर्मोडायनेमिक में हम ज़्यादा डेंसिटी की बात नहीं करते, हम स्पेसिफिक वॉल्यूम की बात करते हैं, डेंसिटी बराबर 1 अपॉन स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो ये हो गया हमारा पी वी, या इसको हम बोले स्मॉल डब्ल्यू पी। तो फ्लो वर्क जो है, जो इस फ्लूइड ने काम किया कुछ फ्लूइड को अंदर भेजने के लिए, यानी कि जो अपस्ट्रीम फ्लूइड इसको अंदर भेजेगा, उसके लिए इतना फ्लो वर्क चाहिए फ्लो कराने के लिए। ऐसे ही यहाँ पे भी होगा, ठीक है, जब मास निकल रहा होगा तब। अब हम देख रहे हैं ए भी प्रॉपर्टी है और स्पेसिफिक वॉल्यूम भी प्रॉपर्टी है, प्रेशर भी प्रॉपर्टी है, तो ए भी प्रॉपर्टी बन जाती है। अल्टीमेटली होता क्या है कि जो फ्लो वर्क होता है वो एनर्जी स्टोर हो जाती है, और यहाँ पे कंट्रोल वॉल्यूम में जो फ्लूइड अंदर जा रहा है वो एक तरह से एनर्जी स्टोरेज बन जाती है। तो ये प्रॉपर्टी है। इसके बाद हम देखेंगे बाद में मास ट्रांसफर में किस प्रकार से फ्लो वर्क की वजह से जो स्टोरेज एनर्जी है फ्लूइड की वो पिक्चर में आ जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें स्मॉल डब्ल्यू यानी कि वर्क डन पर यूनिट मास, या फ्लो वर्क पर यूनिट मास
इज प्रेशर इनटू स्पेसिफिक वॉल्यूम। नेक्स्ट इज शाफ्ट वर्क। ठीक है, तो यदि कोई मोटर है से कोई शाफ्ट लगी हुई है और इसमें कुछ फ्लाईव्हील टाइप का अरेंजमेंट है, उस पर टॉर्क टी लग रहा है और ये ओमेगा आरपीएम पे घूम रहा है, तो जो वर्क ट्रांसफ़र होगा, वर्क ट्रांसफ़र पर यूनिट टाइम हो जाएगा, यानी कि W पर यूनिट टाइम विल बी टॉर्क इनटू ओमेगा। ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई n बाई 60 वेयर n इज आरपीएम रेवोल्यूशन पर मिनट और 2 पाई n इन रेवोल्यूशन पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हो जाएगा वर्क ट्रांसफर। इक्विवेलेंट वर्क यदि हम इसमें भी देखें तो इसमें हम एक पुली लगा सकते हैं और पुली के द्वारा वेट लिफ्ट हो सकता है, तो ये हमारा थर्मोडायनामिक की डेफिनेशन के हिसाब से वर्क के लिए क्वालिफाई कर गया। अब हम देखें यदि कंट्रोल वॉल्यूम को कुछ मास आ रहा है, मास जा रहा है, तो इस तरीके से कुछ शाफ्ट है, अरेंजमेंट है और इससे कुछ वर्क निकल रहा है, टॉर्क टी लग रहा है और ओमेगा आरपीएम, तो ये हमारा ये हो गया शाफ्ट वर्क। अगला है इलेक्ट्रिक वर्क। तो यदि किसी सिस्टम में इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा कोई वर्क ट्रांसफ़र हो रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई किया गया जी, उसके द्वारा कोई करंट आई फ्लो होता है, तो जो वर्क पर यूनिट टाइम आता है वो आता है वी आई और आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, अब इसको हम इक्विवेलेंट देखते हैं कैसे थर्मोडायनामिक वर्क की है कि हम इस मोटर में जो हमने पोटेंशियल दिया, जो पावर हम इसको इलेक्ट्रिक पावर दे रहे हैं, यदि वो इलेक्ट्रिक पावर हमने इसी मोटर में दी होती, जनरेटर सपोज करो उसमें दी होती, तो ये वेट उठा लेता या वेट नीचे चला जाता। ठीक है, ये जो हमारा एग्जाम्पल उसमें क्या हो रहा है कि वेट नीचे आ रहा है, ये जनरेटर को घुमा रहा है, जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है और इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है। लेकिन हम इसको रिवर्स सोचें कि यदि कोई मोटर लगा दें इलेक्ट्रिक के जो पोटेंशियल से, तो हम वेट लिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी इलेक्ट्रिक वर्क हो गया और इलेक्ट्रिक वर्क जो होगा वो वी स्क्वायर बाई आर और आई स्क्वायर आर और वी आई। वी वोल्टेज है, आर रेजिस्टेंस है और आई करंट है। अब हम इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं वर्क और हीट के बारे में जब हम सिस्टम एनालिसिस करते हैं। हमारे पास एक वेट है जो कि पुली के द्वारा जनरेटर से, इलेक्ट्रिक जनरेटर से अटैच है और इस इलेक्ट्रिक जनरेटर से जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो एक कॉपर प्लेट से कनेक्टेड है और जो कि हीट अप हो रही है, इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, अब देखिए यदि हम सिस्टम हमारा ये है, कॉपर प्लेट को के बाहर हम सिस्टम लें, कॉपर प्लेट को बाहर मान लें, तो कॉपर प्लेट का टेम्परेचर बढ़ेगा तो इस गैस या लिक्विड को हीट ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से तो क्या हो गई, हमारा जो भी एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है वो क्या हो रहा है, हीट। ठीक है, हीट बन गया, कोई वर्क ट्रांसफ़र नहीं है। लेकिन यदि हम सिस्टम में कॉपर प्लेट को भी अंदर ले लें तो हमारे सिस्टम के अंदर क्या आ रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, तो हमारे पास जो है वो वर्क ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है, और यदि हमने सिस्टम सारी चीज़ों को मिला के सिस्टम बना दिया तो हम देखें वेट नीचे जा रहा है। ठीक है, अंदर सिस्टम के बाहर से कोई एनर्जी नहीं आ रही है, इसलिए Q0 और W0। तो हम यदि सिस्टम और बाउंड्री, यदि हम सिस्टम अलग अलग सेट करते हैं तो हमारा जो हीट और वर्क है वो बदल जाता है, वो वर्क हो सकता है और वो हीट भी हो सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है हमने सिस्टम कैसे चूज किया है। एक एग्जांपल के से और इस चीज़ को क्लियर करते हैं। सपोज करिए एक रूम है, उसमें एक हीटिंग एलिमेंट लगा हुआ है। ठीक है, अब हमने जो सिस्टम लिया है उस हीटिंग एलिमेंट को मिला के सिस्टम हमने कंसीडर किया हुआ है, तो क्या होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के द्वारा कुछ इलेक्ट्रिक करंट आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, उससे हीटिंग एलिमेंट हीटअप होगा और एक थर्मल एनर्जी यहाँ पे एयर की जो एयर है तो यहाँ स्टोर होती जाएगी। यदि हमने सिस्टम में हीटिंग एलिमेंट ले लिया तो हमारे पास केवल जो बाउंड्री पे जो भी वर्क ट्रांसफ़र हो रहा है, बाउंड्री पे जो भी बाउंड्री फिनोमेना है ना, हीट और वर्क, तो
क्या हीट आ रहा है या वर्क आ रहा है वो देखना है, तो हमें क्या देखना है, बाउंड्री पे देखना पड़ेगा कि बाउंड्री पे क्या आया। तो बाउंड्री पे हम देखते हैं क्या है, इलेक्ट्रिक वर्क। ठीक है, यदि हमने इस हीटिंग एलिमेंट को सिस्टम से बाहर कर दिया, ठीक है, ये हमारा सिस्टम से बाहर कर दिया, हीटिंग एलिमेंट बाहर है, तो क्या है, यदि करंट आएगा तो सिस्टम में तो नहीं आया करंट अभी। ठीक है, सिस्टम में एनर्जी ट्रांसफ़र कैसे हो रही, ये जो हीटिंग एलिमेंट हॉट हो जाएगा उसकी वजह से एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा, कन्वेक्शन या जो भी फॉर्म में हो हीट ट्रांसफ़र करेगा। तो यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र होगी, यहाँ पे वर्क ट्रांसफ़र नहीं होगा, ये हमें याद रखना है। ठीक है, यदि हम उस एलिमेंट को अंदर अंदर कंसीडर कर लेते हैं तो वर्क ट्रांसफ़र है, यदि हीटिंग एलिमेंट को बाहर ले लेते हैं तो हमारा हीट ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, अब हमने फ्लो वर्क देखा था और मास ट्रांसफ़र हमें ओपन सिस्टम में देखना था कि कितनी एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। तो हम देख सकते हैं कि यदि कोई फ्लूइड फ्लो नहीं हो रहा है, स्टेशनरी है, तो उसमें क्या हो गया, हमने बोला था मैक्रो प्लस माइक्रो। ठीक है, मैक्रो में क्या था, के ई प्लस पी ई, और माइक्रो में इंटरनल एनर्जी। तो ये हो गया इंटरनल एनर्जी। जब कोई सिस्टम फ्लो नहीं हो रहा है तो कोई फ्लो वर्क चाहिए है क्या, नहीं चाहिए। ठीक है, सिस्टम में कोई मास ट्रांसफ़र नहीं है, क्लोज सिस्टम है, तो जो इसकी जो फ्लूइड की एनर्जी आएगी U प्लस v²/2। यदि हम पर यूनिट मास में देखें, एनर्जी पर यूनिट मास प्लस GZ। ठीक है, के ई प्लस पी जो है ये हो जाएगी v²/2, m से डिवाइड हो गया, और p हो जाएगी mgh या gz या gh लिख दें, बात एक ही है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस इंटरनल एनर्जी। लेकिन जब फ्लूइड फ्लो करता है तो इस फ्लूइड की एनर्जी क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी फ्लो एनर्जी प्लस इंटरनल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसमें फ्लो एनर्जी और एडिशनल चाहिए क्योंकि इसको फ्लो कराना है, फ्लो कराने के लिए एडिशनल एनर्जी चाहिए। इसको प्रेशर एनर्जी भी बोलते हैं। यदि आपने बर्नौली थ्योरम में देखा होगा कि ये प्रेशर एनर्जी होता है, मतलब प्रेशर के फॉर्म में, प्रेशर पे हमें कोई फ्लूइड फ्लो कराना होता है तो ये फ्लो एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, अब हम हीट का देख लेते हैं कि एडियाबैटिक सिस्टम एक चीज़ होती है। एडियाबैटिक सिस्टम का मतलब होता है कि हीट ट्रांसफ़र जीरो है, यानी कि QH जीरो। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो इंटरेक्शन है उसमें कोई भी हीट का ट्रांसफ़र नहीं होगा। ठीक है, वो इंसुलेशन है, यानी कि थर्मल इंसुलेशन रहता है। अब हम हीट और वर्क के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। बोथ आर बाउंड्री फिनोमेना, तो हमेशा हमें बाउंड्री पे ही, बाउंड्री के अक्रॉस ही ऑब्जर्व होंगे। ठीक है, हीट जब टेम्परेचर डिफरेंस होता हो, और उसके अलावा सारा वर्क ओनली कम्स इन पिक्चर ड्यूरिंग इंटरेक्शन ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम पजेसेस एनर्जी, सिस्टम एनर्जी स्टोर करता है, हीट और वर्क स्टोर नहीं करता। ठीक है, हमने देख लिया। बोथ एसोसिएटेड विद प्रोसेस नॉट स्टेट, बोथ आर पाथ फंक्शन, क्योंकि ये पॉइंट फंक्शन नहीं है, पाथ फंक्शन है, तो इनका जो मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड करता है प्रोसेस, मतलब प्रोसेस के पाथ पर और स्टेट पे भी डिपेंड करता है। जैसे हमने वर्क में देखा, एक प्रेशर है और ये वॉल्यूम है, 1 to 2 कोई प्रोसेस हो रही है, तो ये डिपेंड करेगा प्रोसेस कैसे हो रही है, प्रोसेस का पाथ क्या है, तो उसके हिसाब से वर्क अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, वर्क ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ये हम जानते हैं पॉइंट फंक्शन नहीं है, ऑलवेज गिवन बाय PdV का इंटीग्रल। एक केवल तभी है जब क्वासी स्टैटिक हो, क्लोज सिस्टम हो। ठीक है, इज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर ओनली, प्रेशर का तो अकेला फंक्शन नहीं होता। डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड, यदि प्रेशर का फंक्शन हो तो प्रॉपर्टी होगी। डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम, ये बिल्कुल सही बात है, पाथ पे डिपेंड करता है, तो करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीट एंड वर्क आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। हीट और वर्क क्या है, प्रॉपर्टी है क्या, नहीं है, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी भी नहीं है और ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी भी नहीं होंगे, माने प्रॉपर्टी होंगे नहीं। तो प्रॉपर्टी माने पाथ फंक्शन होता है क्या, नहीं, पॉइंट फंक्शन, तो पॉइंट फंक्शन भी नहीं होंगे। ठीक है, यदि पॉइंट फंक्शन होते तो प्रॉपर्टी होते, प्रॉपर्टी में फिर कोई एक होते, तो ये प्रॉपर्टी नहीं होते, तो इसलिए पॉइंट फंक्शन नहीं होते, पाथ फंक्शन है, करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन दीजिए, द चेंज इन हीट एंड वर्क कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज डिफरेंस बिटवीन द एंड स्टेट। हम बात कर चुके हैं कि प्रोसेस पर भी डिपेंड करेंगे, पाथ क्या है।
रीजन है हीट एंड वर्क आर बोथ एग्जैक्ट डिफरेंशियल, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं होते, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं। तो ए स्टेटमेंट सही है और ए स्टेटमेंट गलत है। तो ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। ठीक है। फॉर द एक्सप्रेशन PDB to represent the work, which of the following conditions should apply? The system is closed one, ठीक है, क्लोज सिस्टम के लिए PDB वर्क लगता है, ये क्लियर बात है। एंड प्रोसेस टेक प्लेस इन नॉन फ्लो सिस्टम, नॉन फ्लो माने क्लोज सिस्टम। द प्रोसेस इज नॉन क्वासी स्टैटिक, क्वासी स्टैटिक में ही ये PDB वर्क एप्लीकेबल है। ठीक है, नॉन क्वासी स्टैटिक में लगेगा ही नहीं, तो ये रॉन्ग हो गया। द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम शुड नॉट मूव इन ऑर्डर दैट वर्क में बी ट्रांसफर, बाउंड्री यदि मूव ही नहीं करेगी तो वर्क कैसे ट्रांसफर होगा क्लोज सिस्टम में। ठीक है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। इफ द सिस्टम इज ओपन वन इट शुड बी नॉन रिवर्सिबल, ये ओपन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल ही नहीं है और इसकी हम बात करेंगे ही नहीं जब यही हमारा गलत होगा। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको वीडियो जो हमारे का नोटिफिकेशन तुरंत के तुरंत मिल जाएगा। थैंक यू।